मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। आज हम मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अध्याय 3 में राजस्व अधिकारी, उनके वर्ग तथा उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे अधिकतर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोग सेट की, नेट की या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हमने 2019 और 18 और 21 में जो जो संशोधन किए गए हैं उनको भी शामिल किया है और वीडियो को शॉर्ट में लेकिन यूज़फुल बनाने की कोशिश की गई है। तो चलिए हम बात करते हैं राजस्व अधिकारी, उनके वर्ग तथा उनकी शक्तियों के बारे में। धारा 11 राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात राजस्व अधिकारी कौन कौन होगा। आयुक्त, जो धारा 14 में दे रखा है और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। अपर आयुक्त, अतिरिक्त निपटान आयुक्त सहित ये धारा 15 में दिए गए हैं और इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है। साथ साथ में मैं आपको उनकी नियुक्ति और धारा भी बताती जा रही हूँ ताकि कंपटीशन के हिसाब से आपको इसको समझने में आसानी रहे। अब बंदोबस्त आयुक्त की बात करें तो इसके अंतर्गत अपर बंदोबस्त आयुक्त भी शामिल होता है। कलेक्टर धारा 16 के अंतर्गत कलेक्टर है और कलेक्टर की नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है। अपर कलेक्टर सहित धारा 17 ये भी राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है। किसकी? जो अपर कलेक्टर है। अब बंदोबस्त अधिकारी, उपखंड अधिकारी धारा 22 में है। सहायक कलेक्टर अधिकारी धारा 18 में है, इसकी भी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। संयुक्त कलेक्टर धारा 18 में, इसकी भी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। डिप्टी कलेक्टर ये भी धारा 18 में है, इसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है। कलेक्टर जो है वो भार साधक बना सकेगा सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को। इनकी अलग से कोई पोस्ट नहीं होती है, लेकिन अगर कलेक्टर चाहे तो भार साधक बना देगा किस किस को? सहायक कलेक्टर को, संयुक्त कलेक्टर को और डिप्टी कलेक्टर को। अब देखते हैं उप बंदोबस्त अधिकारी, फिर सहायक बंदोबस्त अधिकारी और तहसीलदार। तहसीलदार की नियुक्ति धारा 19 में है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। एक है इसी के से अटैच अतिरिक्त तहसीलदार। तो अतिरिक्त तहसीलदार सहित जितने भी हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, धारा 19 में ही आएंगे। फिर भूमि अभिलेख अधीक्षक धारा 20 के अंतर्गत आते हैं और राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है। नायब तहसीलदार धारा 19 में आता है, इसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है। भू अभिलेख के सहायक अधीक्षक धारा 20 में आते हैं, इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है। अब इसमें नया क्या है, नया क्या ऐड किया गया है और पुराना क्या हटाया है, तो थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। तो नया ऐड क्या क्या है? प्रमुख राजस्व आयुक्त धारा 13A में एक नए पद को जोड़ा गया है जिसको प्रमुख राजस्व आयुक्त कहा जाता है, इसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है। आयुक्त भू अभिलेख, इसको भी इसमें नया जोड़ा है। जो आपका राजस्व अधिकारी होगा, धारा 62 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है और इसकी की नियुक्ति जो है राज्य सरकार करेगी। अपर आयुक्त भू अभिलेख धारा 63 में है और इसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करेगी। जिला सर्वेक्षण अधिकारी धारा 65, सर्वेक्षण अधिकारी धारा 65, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी धारा 65। अब ये जो 4, 5, 6 मैंने आपको बताए हैं, यहाँ किसी अधिकारी की अपॉइंटमेंट नहीं होती है, बल्कि निर्देश है कि किसी को भी सर्वेक्षण अधिकारी बनाया जा सकता है। राज्य में जहाँ कहीं भी कोई सर्वे का कार्य चल रहा हो तो सर्वे के दौरान में किसी भी अधिकारी को सर्वेक्षण अधिकारी बना दिया जाता है। अब 2018 में संशोधन करके क्या क्या हटाया गया है, तो पहला हटाया बंदोबस्त आयुक्त, अपर बंदोबस्त आयुक्त, बंदोबस्त अधिकारी, उप बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी। इन अधिकारियों में संशोधन इसलिए किया गया है कि इस अधिनियम में से अध्याय 7 जो था उसको समाप्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये अधिकारी जो हैं सारे के सारे हट गए हैं। अब कौन राजस्व अधिकारी नहीं है, ये आईएमपी क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्व मंडल धारा 3 में है,
पर धारा 11 में नहीं है। धारा 11 में नहीं है मतलब राजस्व अधिकारी नहीं है। राजस्व मंडल जो है धारा 3 में तो दिया गया है, लेकिन अगर हम राजस्व अधिकारी की बात करें धारा 11 के अंतर्गत, तो उसमें राजस्व मंडल कहीं भी नहीं लिखा है। तो मतलब राजस्व मंडल राजस्व अधिकारी नहीं है। राजस्व निरीक्षक ये राजस्व अधिकारी नहीं है। पटवारी लोक सेवक तो है पटवारी, पर राजस्व अधिकारी नहीं है। 2018 के संशोधन के बाद अगर हम बात करें कि राजस्व अधिकारी कौन कौन होते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रमुख राजस्व आयुक्त जो धारा 13 का में दिया गया है और जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। दूसरे पे आयुक्त धारा 14 जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अपर आयुक्त 15 इसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा होती है। आयुक्त भू अभिलेख धारा 62 के अंतर्गत, अपर आयुक्त भू अभिलेख धारा 63 के अंतर्गत, कलेक्टर धारा 16 के अंतर्गत, अपर कलेक्टर धारा 17 के अंतर्गत। उसके अलावा जिला सर्वेक्षण अधिकारी धारा 65 के अंतर्गत और उपखंड अधिकारी धारा 22 के अंतर्गत। उप सर्वेक्षण अधिकारी धारा 85 में और 11वां जो अधिकारी है हमारा सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, ये धारा 18 के अंतर्गत है। फिर 14 और 15 में अगर हम देखें तो तहसीलदार और अपर तहसीलदार, तो ये धारा 19 में है। और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी धारा 65 में, भू अभिलेख अधीक्षक धारा 20 में, नायब तहसीलदार धारा 19 में, सहायक भू अभिलेख अधीक्षक धारा 20 में। तो इस प्रकार से अगर हम राजस्व अधिकारियों की बात करें तो संशोधन के बाद राजस्व अधिकारी टोटल हमारे पास 19 हैं और किस धारा के अंतर्गत ये हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है, इन सब के विषय में आपको विस्तार से अच्छे से बताया है ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आपको समझ में आ जाए। देखिए राजस्व अधिकारी में मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं। पहला ये कि पहले राजस्व अधिकारी कौन थे, फिर संशोधन करके राजस्व अधिकारी किसको बनाया गया, फिर किन को हटाया गया है, और फाइनली ये जो राजस्व अधिकारी मैंने अभी आपको बताए हैं, ये राजस्व अधिकारी जो हैं ये धारा 11 के अंतर्गत वर्तमान में मौजूद हैं। धारा 12 देख लेते हैं। राजस्व अधिकारियों की अधीनस्थता एवं नियंत्रण। तो जितने भी राजस्व अधिकारी हैं वो किसके अधीनस्थ होंगे, राज्य सरकार के। समस्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे। उपधारा 2 क्या कह रही है 12 की, एक संभाग खंड के सभी राजस्व अधिकारी आयुक्त के अधीनस्थ होंगे। यानी एक संभाग है, एक खंड है, उसमें जितने भी राजस्व अधिकारी हैं वो किसके अधीनस्थ होंगे, आयुक्त के। और समस्त राजस्व अधिकारी किसके अधीनस्थ होंगे, राज्य सरकार के। अगर हम एक संभाग की बात करें तो उसके राजस्व अधिकारी किसके, आयुक्त के अधीनस्थ होंगे। उपधारा 3 कहती है जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्दिष्ट ना करे, यानी कि जब तक राज्य सरकार निर्देश ना दे, जिले के सभी राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे। अगर राज्य सरकार निर्देश जारी करके कह दे कि राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ ना होकर आयुक्त के अधीनस्थ होंगे या राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे, तब उस कंडीशन में वो किसी और के अधीनस्थ होंगे, वरना तो जितने भी राजस्व अधिकारी हैं जिले के वो कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे। समस्त राजस्व अधिकारी किसके, राज्य सरकार के। और एक संभाग के जो राजस्व अधिकारी हैं वो आयुक्त के अधीनस्थ, और जिले के जितने भी राजस्व अधिकारी हैं वो कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे। धारा 13 देखते हैं। संभागों, जिलों, उपखंडों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने,
सर्जित करने या समाप्त करने की शक्ति। 13 की उपधारा 1 क्या कह रही है कि राज्य सरकार संभागों का सर्जन कर सकती है, उनका निर्माण कर सकती है, जिनसे ऐसे जिले समाविष्ट होंगे जिन्हें कि वह ठीक समझे, और वह ऐसे संभागों को समाप्त कर सकेगी या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। तो राज्य सरकार ऐसे जिलों को शामिल करते हुए प्रभाग बना सकती है जैसा वह उचित समझे, और ऐसे प्रभागों की सीमाओं को समाप्त भी कर सकती है, परिवर्तित भी कर सकती है। तो राज्य सरकार के पास ये शक्ति है कि वो संभागों को बना सकती है, जिलों को बना सकती है, उपखंडों को बना सकती है, तहसीलों को बना भी सकती है, इन सब को बना भी सकती है, समाप्त भी कर सकती है और इसमें परिवर्तन भी कर सकती है। 13 की उपधारा 2 देखते हैं। राज्य सरकार किसी जिले या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और नए जिले या तहसीलों का सृजन यानी कि उनको निर्माण भी कर सकती है, या विद्यमान यानी कि जो मौजूद हैं उन जिलों या तहसीलों को समाप्त कर सकती है, और किसी भी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकेगी और किसी भी उपखंड की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या समाप्ति कर सकती है। परंतु राज्य सरकार किसी भी मंडल या जिले या तहसील की सीमाओं को बदलने या नए बनाने या मौजूदा डिवीज़नों, जिलों या तहसीलों को समाप्त करने के किसी भी प्रस्ताव पर इस धारा के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पहले आपत्ति आमंत्रित करेगी, और आपत्ति आमंत्रित करने के लिए ऐसे प्रस्तावों को निर्धारित प्रपत्र में प्रकाशित करेगी और ऐसे प्रस्ताव पर किसी भी आपत्ति पर विचार करेगी। यानी अगर वो किसी जिले को, तहसील को, डिवीज़न को समाप्त कर रही है, परिवर्तन कर रही है, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले आपत्तियां मंगवाएगी। किसी को कोई आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कराए, तो ऐसे आपत्ति को एक निर्धारित जो लीगल प्रोसेस में अधिसूचना होगी उसको वो प्रकाशित करवाएगी, जारी करवाएगी, और अगर ऐसे प्रकाशन के बाद कोई आपत्ति आ जाती है तो उस आपत्ति का पहले निराकरण करेगी और फिर उसके बाद ये अपने परिवर्तन सीमाओं में कर सकती है। अब इसकी उपधारा 3 देखते हैं। उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के आदेशों के अध्ययन या अधीन प्रत्येक तहसील को जिले का उपखंड माना जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा 13 का की। ये 13 का संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी शक्तियां एवं कर्तव्य। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक प्रमुख आयुक्त की नियुक्ति करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा। कौन करेगा? राजस्व आयुक्त, जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदान की जाएं, तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस पर अधिरोपित किए जाएं। तो राज्य सरकार जो है वो प्रमुख को राजस्व आयुक्त की नियुक्ति करेगा और उसको शक्तियां और कर्तव्य पालन करने के लिए कौन कहेगा? राज्य सरकार। जो भी उसको शक्तियां प्रदान करेगी वो उन शक्तियों का पालन करेगा। 14 संभागों के आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति। 14 की उपधारा 1 कहती है कि राज्य सरकार प्रत्येक संभाग में एक आयुक्त नियुक्त करेगी जो उसे संभाग में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता के द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदत्त की गई है, तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन आयुक्त पर अधिरोपित किए गए हैं। तो धारा 14 क्या कह रही है? राज्य सरकार क्या करेगी? प्रत्येक संभाग में, जो हर संभाग में एक आयुक्त को नियुक्त करेगी और उस संभाग में ऐसी शक्तियों, अब वो आयुक्त जिसको नियुक्त कर दिया गया वो क्या करेगा? वो ऐसी शक्तियों का उपयोग करेगा जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार ने उसको दी है, या फिर जो उस समय जो भी विधियां या नीति या अधिनियम चल रहे हों उसके अंतर्गत जो शक्तियां उसको प्रदान की गई हैं उसके अधीन वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। 14 की उपधारा 2 क्या कह रही है? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आयुक्त को ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि राज्य सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे, जिन्हें वो लागू करना उचित समझते हैं, उन शक्तियों
या उन कार्यों में से जो कि तत्समय पूर्वत यानी उस समय लागू किसी अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को समुद्देशित है कोई भी शक्ति और कृत्य प्रदान कर सकेगी। तो राज्य सरकार जो है वो अधिसूचना जारी करेगी और आयुक्त को ऐसी शर्तें जैसा कि राज्य सरकार ठीक समझती है वैसे उन शर्तों के साथ उसको शक्तियाँ देगी और उसको कार्य बताएगी कि उसको क्या क्या कार्य करना है। धारा 15 देख लेते हैं। अपर यानी अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त करने की शक्ति। राज्य सरकार किसी एक संभाग या दो से अधिक संभागों में एक अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है। अतिरिक्त या अपर आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है। अपर आयुक्त ऐसे मामलों में या ऐसे वर्ग के मामलों में जैसे कि राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा अधिसूचित करे या जैसे कि संभाग का आयुक्त राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किए गए किसी साधारण या विशेष निर्बंधों के अध्ययन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा निर्देशित करे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन ये तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदान की गई हो तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो संहिता द्वारा या संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन आयुक्त पर अधिरोपित किए गए हों। तो 15 क्या कह रही है, पहले सबसे पहले ये कि एक संभाग में दो या दो अधिक संभागों में एक अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी और जिसे अपर आयुक्त भी कहते हैं। और ऐसे अपर आयुक्त को जो है अपने वर्ग के मामलों को हैंडल करने के लिए राज्य सरकार जो आदेश देगी या जो भी उसको शक्तियां देगी वो राज्य सरकार देगी और उन शक्तियों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार ने जो उसके शक्तियां जो पावर जो अधिकार जो कर्तव्य उसको दिए हैं उनका पालन वो करेगा। और इसकी उपधारा 3 ये कहती है कि संहिता और तत्समय प्रवृत्त लागू जो समय लागू हो प्रत्येक अन्य अधिनियमितियों और इस संहिता या ऐसे किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाया गया कोई भी नियम उस स्थिति के सिवाय जबकि अभिव्यक्त रूप से मतलब कि जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा निर्देशित ना हो अपर आयुक्त को जबकि वो उपधारा 2 के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो वो उतनी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो उसी प्रकार लागू होंगे माने कि वो संभाग का आयुक्त हो। मतलब अपर आयुक्त जो है वो जितनी भी शक्तियों का उपयोग कर रहा है अगर किसी अधिनियम बनाकर या किसी नियम बनाकर या किसी आदेश के माध्यम से उसको निर्देशित नहीं किया जाएगा तब तक यही समझा जाएगा कि वो संभाग का आयुक्त है और उसकी ही सारी शक्तियों का अनुपालन कर रहा है। अब धारा 16 देखते हैं। कलेक्टर नियुक्त करने की शक्ति। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर नियुक्त करेगी जो उस जिले में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर को प्रदान की गई है। तो कलेक्टर की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी और राज्य सरकार उसको ऐसी शक्तियाँ देगी जो इस संहिता के अंतर्गत एक कलेक्टर को दी जानी चाहिए। तो कलेक्टर कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा? जो इस संहिता या फिर तत्समय प्रवृत्त यानी कि उस समय जो भी नियम अधिनियम लागू किया गया हो उसके अंतर्गत जो भी शक्तियां दी गई हैं कलेक्टर उन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा उसके अधीन कलेक्टर पर अधिरोपित किए गए हों। धारा 17 की बात करते हैं। अपर कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति। प्रत्येक सरकार या राज्य सरकार किसी जिले में एक या अधिक अपर कलेक्टर नियुक्त कर सकती है। अपर कलेक्टर ऐसे मामलों या ऐसे वर्ग के मामलों में जैसे कि राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा या जिले का कलेक्टर राज्य सरकार के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा निर्देशित करे तो अपर कलेक्टर की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। जिले में एक या एक से अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है। वो
कौन से आदेशों को मानेंगे, तो जो साधारण आदेश राज्य सरकार उसको दे, या जिले का कलेक्टर जो है वो सरकार के निर्बंधों के यानी कि सरकार के नियमों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा उसे निर्देशित करे, वो उन सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा, उन सारे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता या अन्य अधिनियम के अधीन उसे प्रदान किए जाएंगे, या जैसा जिले का कलेक्टर कर सकता है वो वैसा करेगा, और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी सामान्य या विशेष प्रतिबंध के अधीन एक लिखित आदेश द्वारा निर्देशित वो कर सकता है। उपधारा 3(17) की क्या कह रही है? इस संहिता और तत्समय लागू प्रत्येक अन्य अधिनियम और इस संहिता या ऐसे किसी अन्य अधिनियम के तहत बनाया गया कोई भी नियम, सिवाय इसके कि जब वह स्पष्ट रूप से अन्यथा निर्दिष्ट किया गया हो, किसी भी शक्ति का प्रयोग करते समय या किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करते समय अतिरिक्त कलेक्टर को लागू होगा। उपधारा 2, क्योंकि वह जिले का कलेक्टर था। अब 3 क्या कह रहा है कि ये संहिता जो अपन एक्ट पढ़ रहे हैं भू राजस्व संहिता, वो या इसके अतिरिक्त अगर उस समय जो भी विधि प्रचलित हो या प्रचलन में हो, वो या सरकार ने कोई नियम बना दिए हो, है ना, अगर वो स्पष्ट रूप से है तो वो सारे नियमों का पालन करेगा, अस्पष्ट रूप से होंगे तो वो कंसल्ट कर लेगा। अब वो सारी शक्तियों का कर्तव्यों का जो है पालन करेगा, और अतिरिक्त कलेक्टर को ये सारे वैसे ही लागू होंगे जैसे कलेक्टर को लागू होते हैं। अब 18 क्या कह रही है? धारा 18, सहायक कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति और शक्तियाँ। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए उतने व्यक्तियों को जितना वह ठीक समझे नियुक्त कर सकती है। तो सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। सहायक कलेक्टर और प्रथम और द्वितीय श्रेणी और संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर नियुक्त कर सकेगी राज्य सरकार, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे। धारा 19, तहसीलदारों, अतिरिक्त तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की नियुक्ति। इसकी उपधारा 1 देखते हैं। राज्य सरकार प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार और एक या अधिक नायब तहसीलदारों की नियुक्ति कर सकती है, जो उसमें दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे, उनके द्वारा प्रदान या लगाए गए कर्तव्यों का पालन करेंगे इस संहिता के तहत या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के तहत। तो राज्य सरकार किसकी नियुक्ति करेगी? धारा 19 के अंतर्गत तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार की नियुक्ति करेगी, और उनको वो सारी शक्तियाँ देगी जो राज्य सरकार उनको अधिसूचना द्वारा देगी, या इस अधिनियम के अंतर्गत जो शक्तियाँ दी गई हैं वो उन सारी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेंगे। 19(2), राज्य सरकार किसी जिले में एक या अधिक अतिरिक्त तहसीलदारों की नियुक्ति कर सकती है। अगर राज्य सरकार को ऐसा लग रहा है कि जिले में एक से अधिक तहसीलदारों की आवश्यकता है, तो वो एक से अधिक तहसीलदारों की नियुक्ति कर सकती है। एक अतिरिक्त तहसीलदार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा। अब जो अतिरिक्त तहसीलदार नियुक्त किया गया है वो कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा? तो वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और इस संहिता के तहत या उसके तहत किसी अन्य अधिनियम के तहत या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के तहत एक तहसीलदार को जैसी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जैसे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए उसको कहा गया है, वैसे ही अतिरिक्त तहसीलदार भी करेगा, जैसा कि जिले के कलेक्टर एक लिखित आदेश द्वारा निर्देशित कर सकते हैं। तो अगर जिले का कलेक्टर कोई आदेश लिखित रूप से निर्देशित करता है कि आपको ये कर्तव्यों का पालन करना है, आपकी ये शक्तियाँ दी गई हैं, तो वो उनका पालन करेगा। धारा 20, भू अभिलेख अधीक्षकों और सहायक भूमि अभिलेख अधीक्षकों की नियुक्ति। 20 उपधारा 1, राज्य सरकार नियुक्ति करेगी भू अभिलेख अधीक्षकों की, सहायक भूमि अभिलेख अधीक्षकों की। जिले में जितने उसको उचित लगते हैं उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। जितने वो भूमि अभिलेख अधीक्षक और सहायक भूमि अभिलेख अधीक्षक के रूप में उचित समझती है उतने लोगों की नियुक्ति करेगी। उपधारा 2 क्या कह रही है इसकी? भूमि अभिलेख के अधीक्षक और सहायक अधीक्षक इस संहिता यानी कि भू राजस्व संहिता या तत्समय लागू किसी अन्य अधिनियम के तहत या उनके द्वारा प्रदान किए गए और लगाए गए अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी धारा 21,
धारा 21 इसकी क्या कह रही है? धारा 21 अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में हमको बताती है। धारा 21 की उपधारा ये कहती है कि राज्य सरकार ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो इस संहिता के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो। तो राज्य सरकार अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकती है, उनको शक्तियां भी प्रदान कर सकती हैं। और शक्तियां कौन सी प्रदान करेगी? जो इस संहिता में प्रावधान दिए गए हैं उनको प्रभावशील बना सके, उनको का क्रियान्वयन अच्छे से कर सके। उपधारा 2 कहती है ऐसे अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और ऐसे अधिकारियों के अधीन होंगे जिसे राज्य सरकार निर्देश दे। ऐसे अधिकारी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे कैसे? जो जिस अधिकारी के अधीन वो होंगे वो जो भी इनको बताएंगे कार्य, उस कार्य को वो करेंगे। 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके जरिए धारा 21 को निरसित कर दिया गया है। धारा 22 की बात करें तो उसमें उपखंड अधिकारी के विषय में बताया गया है। 1. कलेक्टर एक या एक से अधिक सहायक कलेक्टरों, उप समाहर्ताओं को किसी भी जिले के, यानी कि अनुविभागीय अधिकारी में क्या कलेक्टर चाहेगा तो एक या एक से अधिक सहायक कलेक्टर, उप सहायक कलेक्टरों को किसी जिले के एक उप विभाग का प्रभारी या किसी जिले के 2 या अधिक उप विभागों का प्रभारी नियुक्त कर सकता है। ऐसे सहायक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को उप विभागीय कार्यालय कहा जाएगा और वह कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके उनको बताए। अब धारा 23 राजस्व अधिकारियों की अधीनता। जब तक कलेक्टर अन्यथा निर्देश न दे, उप विभाग में प्रत्येक राजस्व अधिकारी उप विभागीय अधिकारी के अधीन होगा और तहसील में नायब तहसीलदार तहसीलदार के अधीन होगा। तो राजस्व अधिकारियों की अधीनता क्या होगी? कलेक्टर जब तक उनको निर्देश जारी नहीं करेगा तब तक उप विभाग में प्रत्येक राजस्व अधिकारी उप विभागीय अधिकारी के अधीन होगा और तहसील में नायब तहसीलदार या तहसीलदार के अधीन होगा। धारा 24 राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को राजस्व अधिकारी की शक्तियां प्रदान करना। 24 उपधारा 1 क्या कह रही है? राज्य सरकार किसी भी राजस्व अधिकारी को इस संहिता द्वारा या इसके तहत प्रदान शक्तियां किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकती है। राज्य सरकार किसी भी सहायक कलेक्टर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार को इस संहिता द्वारा उच्च श्रेणी के राजस्व अधिकारी को प्रदान शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। तो धारा की अगर 24 की हम बात करें तो धारा 24 ये कहती है कि राज्य सरकार जो है अधिकारियों, अन्य व्यक्तियों को राजस्व अधिकारियों की शक्तियां प्रदान कर सकती है। ये उसको पावर प्राप्त होती है। राज्य सरकार सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इनको इस संहिता के अंतर्गत उच्च श्रेणी के जो राजस्व अधिकारी होते हैं उनकी शक्तियां भी प्रदान कर सकती है। धारा 25 स्थानांतरण पर प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ। यदि कोई राजस्व अधिकारी जिले के किसी भी तहसील या जिले के इस संहिता के तहत कोई शक्तियाँ प्रदान कर दी गई हैं और किसी अन्य तहसील या जिले में समान प्रकृति के समकक्ष या उच्चतर कार्यालय में स्थानांतरित किया जाता है तो वह जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे ऐसे अन्य तहसील या जिले में इस संहिता के तहत सामान्य शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो धारा 25 में एक छोटी सी बात कही गई है कि जो राजस्व अधिकारी है अगर वो किसी तहसील या जिले में काम करता है और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो किसी अन्य जगह चला जाता है तो वो वैसा ही काम करेगा जैसा कि वो पूर्व में कर रहा था। 26 अस्थायी रिक्ति के मामले में कलेक्टर, यदि कलेक्टर की मृत्यु हो जाती है या अपने कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम हो जाता है तो जिस अधिकारी को अस्थायी रूप से कलेक्टर के वर्तमान कर्तव्यों का प्रभावी बनाया जाता है उसे इस संहिता के तहत तब तक कलेक्टर माना जाएगा जब राज्य सरकार मृत या विकलांग कलेक्टर के उत्तराधिकारी की नियुक्ति करती है और ऐसा उत्तराधिकारी ऐसी नियुक्ति का कार्यभार संभालता है। तो अस्थायी रिक्ति के मामले में कलेक्टर कौन होगा? अगर ऐसा कलेक्टर है जो उसकी जॉब के दौरान में उसकी मौत हो गई हो या विकलांगता के कारण या किसी अक्षमता के कारण वो कलेक्टर के रूप में अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा हो
तो उस समय क्या करेंगे, कलेक्टर की जगह जो है राज्य सरकार जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगी वो अस्थायी रूप से कलेक्टर, व्यक्ति मतलब अधिकारी, तो वो अस्थायी रूप से कलेक्टर का काम करेगा। अब राज्य सरकार जब उस मृत या विकलांग कलेक्टर के जो अक्षम कलेक्टर है उसके उत्तराधिकारी की अगर नियुक्ति कर देगा तो फिर वह ऐसा उत्तराधिकारी उसकी नियुक्ति और कार्यभार को संभाल लेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो था जो परीक्षा में, कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण राजस्व अधिकारी कौन है उसके विषय में पूछा जाता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।